Assalamu alaikum all. The topic which I am going to present is mitotic cell division. It's a type of cell division in which the number of chromosomes remains same. सेल्स जो हैं ये दो तरीकों से डिवाइड होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन जो कि नॉर्मली सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है और दूसरी है मियोटिक सेल डिवीजन जो कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान नजर आती है. बट टुडेज टॉपिक इज माइटोटिक सेल डिवीजन, सो लेट्स गेट गोइंग. For studying about mitosis, we must have clear understanding about cell cycle. So what is cell cycle? सेल साइकिल का मतलब है वो पीरियड जिसमें एक नया सेल प्रोड्यूस होता है और फिर आफ्टर सम टाइम इट्स काबिल हो जाता है कि वो दोबारा से माइटोसिस परफॉर्म कर सके. इस तमाम टाइम पीरियड को और इसमें होने वाली तमाम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम सेल साइकिल कहते हैं. इन चेंजेस के अंदर बेसिकली सेल का साइज इंक्रीज होता है, मतलब सेल की ग्रोथ आ जाती है. इसके अलावा इसका कंटेंट या इसका डीएनए मटेरियल जो है ये रेप्लिकेट हो जाता है और इसके बाद सेल इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है. तो ये तमाम खुद से डिवीजन कर सकता है. तो ये तमाम चीज़ें जो है सेल साइकिल के अंदर आ जाती हैं. देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल. बेसिकली इसके दो मेन फेजेस हैं. फर्स्ट फेज इसका इंटरफेज है. ये तमाम प्रेपरेटरी फेज है जिसके अंदर सेल तैयार होता है फाइनली एक से दो होने के लिए या डिवाइड होने के लिए. अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इस फेज के दौरान सेल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, बट एक्चुअली ये सेल की एक्सट्रीमली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वाला फेज है. नेक्स्ट आ जाता है माइटोटिक फेज. इसे आप सेल डिवीजन का फेज भी कह सकते हैं और इसके अंदर फाइनली सेल एक से दो में डिवाइड होता है. अच्छा, माइटोसिस कहाँ परफॉर्म होती है? नॉर्मली आम रूटीन में हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो इसलिए ही पॉसिबल हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है कि अगर कहीं ज़ख्म लग जाए या हमारी ग्रोथ होनी हो या कहीं कोई रिपेयर का प्रोसेस होना हो तो उसमें जो सेल्स की रिप्लेसमेंट होती है वो माइटोसिस के ज़रिए होती है. ठीक है, तो माइटोसिस हर वक्त हो रही है, हमारी बॉडी के हर हिस्से में हो रही है और नॉर्मली जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस डिवीजन ही हो रही होती है. अच्छा, इसके अलावा इसके भी सेल डिवीजन की या माइटोसिस की भी अगर हम देखें तो बेसिकली दो बड़ी स्टेजेस हैं या दो बड़े इसके हिस्से हैं. फर्स्ट स्टेज इसकी है कैरियोकाइनेसिस. कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है और काइनेसिस का मतलब होता है हाफ हो जाना, डिवाइड हो जाना, कट कर देना किसी चीज़ को दो हिस्सों में. तो कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें बेसिकली न्यूक्लियस डिवाइड होता है एक से दो में ताकि वो इक्वली नए बनने वाले दो डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके. नेक्स्ट आ जाता है साइटोकाइनेसिस. साइटो जो है वो सेल से निकला है और साइटोकाइनेसिस का मतलब है पूरे सेल का दो में डिवाइड हो जाना. आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों की डिवीजन जब कंप्लीट हो जाती है तो एक सेल फिर दो में डिवाइड हो जाता है. फॉर फर्दर एलेबोरेशन हम इंटरफेस को स्टडी करते हैं. इंटरफेस बेसिकली दो कंजेक्टिव सेल डिवीजन्स या दो कंजेक्टिव माइटोसिस के दरमियान का जो पीरियड है उसे हम इंटरफेस कहते हैं और ये तकरीबन टोटल सेल साइकिल का 90% जो हिस्सा है उसे ऑक्यूपाई करता है, वो इंटरफेस पर ही मुश्तमिल है. और इस फेज के दौरान ये इतना इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इसके दौरान सेल अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करता है कि वो एक से दो में तकसीम होने के काबिल हो सके. इस दौरान उसके अंदर बहुत तेज़ी से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत तेज़ मेटाबॉलिक रेट होता है. तमाम जो कंटेंट हैं सेल के वो डबल हो रहे होते हैं ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें फाइनली माइटोसिस के बाद दो सेल्स में. तो इंटरफेस को फर्दर हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है जिसमें पहली स्टेज आ जाती है G1 फेज. इसे गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज भी कहते हैं. इसके नाम से ही जाहिर है इसे ग्रोथ फेज कहा जाता है. तो इसके अंदर सेल की अर्ली ग्रोथ होती है. अब अर्ली ग्रोथ में क्या चीज़ आएगी? जब एक न्यू सेल बनता है तो वो बहुत छोटा साइज का होता है, तो सबसे पहली चीज़ उसके साइज की इंक्रीज, उसका साइज का बढ़ना या ग्रोथ होना, ये सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है. तो सेल अपने साइज में ग्रो करता है. अब साइज में ग्रो करने के लिए जाहिर है उसका कंटेंट भी बढ़ेगा, तो सेल का कंटेंट भी साथ साथ इंक्रीज होता है और इसी में एक चीज़ आ जाती है इसके कुछ इंजाइम्स जो कि सेल के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इसके अंदर ढेर सारे इंजाइम्स बन जाते हैं. इनमें से कुछ इंजाइम्स फौरी तौर पर यूज हो जाते हैं और कुछ इंजाइम्स मुस्तकबिल में कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए सेव हो जाते हैं. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है क्योंकि आगे सेल ने अपना डीएनए मटेरियल भी डबल करना है, रेप्लिकेट करना है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो उसके बेस यूनिट्स होते हैं,
वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डिवीजन या उनकी मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर, ताकि आगे डीएनए को रेप्लिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसी फेज के दौरान एक स्टेज आती है जिसे हम जी नॉट फेज कहते हैं। बेसिकली ये एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, या आप कह सकते हैं जैसे चेक पोस्ट होती है ना, जिसके अंदर चेकिंग हो रही होती है, हर गुजरने वाली गाड़ी चेक हो रही होती है, इसी तरह जी नॉट फेज भी एक चेक पोस्ट ही है। ये 3 घंटे बाद, जी 1 फेज के स्टार्ट होने के 3 घंटे के बाद आती है, और इस फेज के दौरान आफ्टर 3 आवर्स ऑफ जी 1 फेज, सेल डिसाइड करता है कि इसको आगे की तरफ मूव करना है, या इसको यहाँ पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा जब तक कि इसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो जाएं जो कि इतनी इस स्टेज तक सेल को रिक्वायर्ड थी। अब होता क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली जी नॉट फेज के अंदर ही हार्ट कंडीशन में रह जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ अरसे के लिए, थोड़े से अरसे के लिए, जब तक कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर लें तब तक के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जैसे ही सेल में या बॉडी में उनकी कहीं जरूरत पड़ती है तो फौरन ये सेल्स जो हैं जी 1 फेज कंप्लीट करके अगले फेज में एंटर हो जाते हैं। पर हर जी 1 फेज कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सेल जो है, क्या उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स की एक खास अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो जी 1 फेज के अंदर अगर 3 घंटे बाद सेल जो है वो अच्छी मिकदार में ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर चुका होगा, और उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट है, उनकी प्रोडक्शन, जो प्रोटीन की प्रोडक्शन का जो रेट है, अगर वो एक स्टेडी स्पीड से चल रहा है, वो अच्छा है या नॉर्मल है, तो जी 1 फेज जो है वो कंटिन्यू होता है। अदरवाइज सेल यहाँ पे रुक जाता है जब तक कि वो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल ना कर ले, उसमें प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर ना बन जाए, और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट है वो सेट ना हो जाए। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन नॉर्मली 9 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, अगर किसी किस्म का हाल्ट या स्टॉप की कंडीशन ना आए। अच्छा, बाद सेल जो है वो सारी जिंदगी के लिए जी नॉट फेज में रहते हैं। इसमें ऐसे सेल आ जाते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं करते, जिसमें आपकी आंखों के सेल आ जाते हैं और आपके नर्वस सिस्टम के कुछ सेल आ जाते हैं। After completing G1 phase successfully, the cell will enter in S phase, which is also called synthesis phase. अच्छा, इस फेज को हम सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए की एक कॉपी सिंथेसाइज होती है, और इस प्रोसेस को हम या इस फिनोमेना को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेल का साइज भी इंक्रीज होता रहता है, साथ ही साथ इसका न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है। ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम पीरियड है, और काफ़ी लंबा कह लें कि इंटरफेस का पीरियड है, जिसको तकरीबन राउंड अबाउट 10 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये कि जब सेल ने डिवाइड होना है दो हिस्सों में, या एक सेल से जब दो डॉटर सेल बनने हैं, तो उन दोनों डॉटर सेल को अपना अपना न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी दोनों सेल्स को चाहिए होंगी। तो एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक सेल के लिए काफ़ी है। तो जब एक सेल ने दो में डिवाइड होना है, दो सेल्स के लिए वो एक सेल वाला मटेरियल काफ़ी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड होने से पहले अपना तमाम कंटेंट, जिसमें साइटोप्लाज्मिक और डीएनए कंटेंट दोनों मौजूद हैं, इन्हें डबल करे, ताकि वो इक्वली दो सेल्स में डिवाइड हो सके। इसलिए रेप्लिकेशन जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज़ है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इस तरीके से डुप्लीकेट होते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं दो न्यूली प्रोड्यूस्ड डॉटर सेल्स के दरमियान। अब होता क्या है कि एक माइटोसिस के बाद जब नया सेल बनता है, जो इंटरफेज में एंटर होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिंगल क्रोमाटिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब जब रेप्लिकेशन होती है तो ये एक क्रोमाटिड, जिसे हम यहाँ पर क्रोमोसोम ही कंसीडर करते हैं, ये अपने साथ एक कॉपी ऑफ क्रोमाटिड बना लेता है। अब ये दो क्रोमाटिड जो होते हैं, इन ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इस पॉइंट से आपस में अटैच होते हैं। अब एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच दो क्रोमाटिड होते हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रोमेयर है बेसिकली क्या है? ये डीएनए का सीक्वेंस ही है। इस जगह पर तकरीबन 220 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये खास अरेंजमेंट से अटैच होते हैं, और यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन सा पॉइंट, यहाँ इस इनवर्ड सी पिंचिंग होती है, डीएनए थोड़ा सा कहने कंस्ट्रिक्ट होता है इस जगह पर, इसलिए इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इस जगह पर इस जगह को सेंट्रोमियर का नाम दिया जाता है।
एक और स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट। ये एक जुड़ने की जगह है, ये एक डिस्क लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से कोई भी स्ट्रक्चर डीएनए के साथ यहाँ पर या क्रोमोसोम्स के साथ यहाँ पर अटैच हो सकता है। खास तौर पर हम इसमें स्पिंडल फाइबर्स की बात करेंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है और फिर उन्हें ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना है फर्दर। तो ये वो पॉइंट होता है जो सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद है, एंड इट इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट जिसके साथ अटैच होता है माइटोटिक स्पिंडल, और यहाँ से ही क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कंप्लीट क्रोमोसोम। इसमें दो क्रोमाटिड्स मौजूद हैं। ये एक क्रोमोसोम की दो क्रोमाटिड्स हैं जो आफ्टर रेप्लिकेशन बनी है। एक क्रोमोसोम जो था इसके अंदर अब दो क्रोमाटिड्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगी, और इनका दरमियान में जो पर्पल कलर से नजर आ रहा है दैट इज सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के ऊपर ही काइनेटोकोर की डिस्क भी मौजूद है। ठीक है, जैसे ही एस फेज कंप्लीट होता है, सेल विल मूव इनटू G2 फेज, और ये लास्ट फेज है इंटरफेज का। इसको हम गैप 2 या ग्रोथ फेज भी कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। और इसके अंदर सेल जो है वो अपनी फाइनल प्रिपरेशन करता है, क्योंकि इसके फौरन बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जानी है। तो आखिरी आखिरी जो कुछ कह लें कि सेल के लवाजमात होते हैं डिवाइड होने से पहले वो कंप्लीट होते हैं, इसकी प्रिपरेशन को फाइनल टच मिलता है। इस दौरान क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मुसलसल उनका डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, वो खुद भी रेप्लिकेट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनेलिज भी अपने अपने नंबर को इंक्रीज कर लेती हैं, जैसे सेंट्रियोल्स हैं, वो भी इस फेज के अंदर आके डबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो बनाने वाली प्रोटीन है, खासतौर पर ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो एक्यूमुलेट होती हैं, और इनकी जो तादाद है वो भी बढ़ जाती है। न्यू ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आगे डिवीजन फेज के अंदर सेल ने स्पिंडल फाइबर जनरेट करने हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करनी है, और इन तमाम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन ही है, जो मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो माइटोटिक स्पिंडल को तैयार करने वाले जितने भी बेसिक यूनिट्स हैं वो सब के सब इस फेज के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस आना स्टार्ट हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस जो है इसको तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता है। इंटरफेज के अंदर ये सबसे छोटा फेज आ जाता है, और इसके फौरन बाद फिर आगे डिवीजन का फेज या माइटोसिस का फेज आ जाता है। यहाँ हम एक पाई चार्ट के ज़रिए इंटरफ़ेस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक सेल साइकिल का तकरीबन राउंड अबाउट 90% हिस्सा जो है वो इंटरफ़ेस पर मुश्तमिल है, जिसमें G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ एंड G2 फ़ेज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्लस ये जो पर्पल से शेड में हिस्सा है ये सेल डिवीजन का या माइटोसिस का हिस्सा है। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरफ़ेस फिर माइटोसिस का फ़ेज़ आ जाता है, जो कि तकरीबन आधे घंटे पर मुश्तमिल फ़ेज़ है। नेक्स्ट आ जाता है माइटोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि नॉर्मली आम रूटीन में बॉडी में हर जगह हो रही होती है, एक्सेप्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सेल्स। माइटोसिस की खास बात यह है कि आफ्टर माइटोटिक डिवीजन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सेम रहते हैं इसके अंदर। अगर आपके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो जो न्यूली फॉर्म या डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है। माइटोसिस को हम फर्दर 4 और स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, फिर एनाफेज आ जाती है, और लास्ट वन इज टीलोफेज। ये चारों स्टेजेस जो हैं बेसिकली माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस जो पार्ट है या फेज है उसके अंदर ये चार फेजेस हैं। इन चारों फेजेस के दौरान न्यूक्लियस की ही डिवीजन जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं, और फाइनली टीलोफेज तक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, और इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है। माइटोसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक माइटोसिस के बाद सेल दोबारा से एंटर हो जाता है इनटू इंटरफेज, और उस इंटरफेज को कंप्लीट करने के बाद फिर से माइटोसिस होती है। हर वो सेल जो माइटोसिस के रिजल्ट में पैदा होता है वो उसकी फेट क्या है कि उसने फाइनली इंटरफेज से गुजरने के बाद फिर से माइटोसिस करनी है। तो इस तरह ये साइक्लिक प्रोसेस आगे से आगे चला जाता है। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। To elaborate mitosis further, let's unfold prophase.
प्रोफेज जो है, इसमें जो वर्ड प्रो है इसका मतलब होता है बिफोर और फर्स्ट, इसलिए प्रोफेज क्योंकि पहला फेज होता है माइटोसिस का, तो इसको ये प्रोफेज का नाम दिया गया है। इस फेज को हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। इसमें कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, तरतीब से जिक्र करेंगे जैसे जैसे ये इवेंट्स शो हो रहे होते हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर देखने को मिलती है कि जो क्रोमोसोम्स जो अब तक क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में मौजूद थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जो डिस्पर्स थे न्यूक्लियस के अंदर, अब ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे विजिबल होंगे कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग जो है वो जरा टाइट होती जाएगी, जिसके रिजल्ट में ये कंडेंस होते चले जाएंगे, शॉर्ट होते चले जाएंगे और थिक हो जाएंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में आफ्टर स्टैनिंग हम इनको क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलाई ये वो स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा इन दी अर्ली प्रोफेज। अच्छा, इसके अलावा दो सेंट्रियोल के पेयर्स होते हैं प्रोफेज जब स्टार्ट होता है उस टाइम तक। ये वैसे नॉर्मली एक सेल के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होता है, लेकिन एट द इंटरफेज जब G2 फेज चल रहा होता है, सेंट्रियोल्स भी अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और जब इसी तरह जब माइटोसिस में एंटर होते हैं तो एक सेल के अंदर दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज सेंट्रियोल्स के जो दोनों पेयर हैं एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और एट द एंड ऑफ प्रोफेज जब अगला फेज स्टार्ट होने वाला होता है, सेंट्रियोल्स अपनी जगह संभाल लेते हैं ऑपोजिट पोल्स पर। जैसे ही ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं, वहां पर जाते ही इनका पहला काम होता है अपनी जगह पर मजबूती से अटैच हो जाना, और इसके लिए अटैचमेंट के लिए इन्हें कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो क्या होता है, इनके पीछे की तरफ से वो हिस्सा जिसने फेस किया होता है सेल मेम्ब्रेन को, उस तरफ से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ radiations, and these are just like the radiations emitting from the stars। जैसे एक स्टार के अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, इसी तरह से ये भी एमिट हो रही होती हैं। इसी मुनासिबत से इनको नाम भी एस्टर का दिया गया है। तो ये पीछे से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती हैं, ये सेंट्रियोल्स को ज्वाइन करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और सेंट्रियोल्स जो है इस तरह से इस अटैचमेंट की वजह से वो अपनी जगह से अब डिस्प्लेस नहीं हो पाते और प्रॉपरली मजबूती से एक जगह यू कैन से कि फिक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद इस फिक्सेशन के बाद क्या होता है कि ये सेंट्रियोल्स अपने फ्रंट वाली साइड से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स को ओरिजिनेट करना स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ये अचानक ही ओरिजिनेट नहीं हो जाते। बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के डायमर जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते होते आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेंथ को इंक्रीज करते चले जाते हैं और एक फाइबर या स्पिंडल जो है वो ग्रो करता चला जाता है। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बेसिक यूनिट है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, और ट्यूबुलिन्स के भी डायमर्स होते हैं। दो डिफरेंट तरह की ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती हैं एक डायमर की फॉर्म में, और फिर ये आगे सिलेंड्रिकल से फिलामेंट्स बना देती हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। बहरहाल ये एक अलग चीज है इनका स्ट्रक्चर। तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल्स के सामने की तरफ, और हर सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर्स को एक्सटेंड करता चला जाता है। अच्छा, अब ये जो एस्टर हैं, इसके अलावा स्पिंडल हैं, सेंट्रियोल्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जितनी भी तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, इन सब को हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं, जो कि सेट होता है माइटोसिस को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, एक और चीज देखने को मिलती है, जैसे जैसे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो रही होती हैं, उनके साथ साथ मीनवाइल एक और प्रोसेस कंटिन्यू होता है। वो क्या होता है कि डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं सेल के अंदर, उनके अंदर जो रीजन है काइनेटोकोर, उसमें से भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये मूव करती हैं टुवर्ड्स स्पिंडल फाइबर। अब इन्होंने जाके क्या करना है, अटैच हो जाना है स्पिंडल फाइबर्स के साथ। ये अटैचमेंट पॉइंट है, यहाँ से क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका काम इन जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका काम है कि इन्होंने प्रॉपर एक तो जो है जो असेंबली है वो जनरेट करनी है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच होंगे कह लें कि इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स के साथ। प्लस जब क्रोमोसोम्स को खींच रहे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी तरफ ऑपोजिट पोल्स की तरफ, उस दौरान ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये प्रॉपर ये इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेटली टूटें और ऑपोजिट पोल की तरफ जाएं,
प्लस इस दौरान कोई और नुकसान ना हो, मतलब सेल जो है उसकी शेप और उसका वो तमाम जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पर कहने के जो है इंटैक्ट रह सके। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोफेस। इसमें इंटरफेस दिखाया जा रहा है सबसे पहले, और इसके बाद अर्ली प्रोफेस और मिडल प्रोफेस एंड फिर लेट प्रोफेस के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें एस्टर देख लें, एस्टर समझ आ जाएगा एस्टर किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोफेस सेल के अंदर मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, और इस फेज के अंदर क्या होता है कि दोनों जो क्रोमाटिड्स जो हैं, जो क्रोमोसोम जो है जो कि दो क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल है, ये अपने आप को सेंटर या इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर के पॉइंट पर या इक्वेटर की लाइन के साथ साथ ये तमाम क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और इस इक्वेटोरियल प्लेट के जब ये फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि ऑपोजिट पोल पर जो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, ये अपने अपने स्पिंडल फाइबर्स के अंदर टेंशन जनरेट करते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं उनको अपनी तरफ वापस। और इसी खींचातानी के दौरान जो दो क्रोमाटिड्स, एक एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमाटिड्स होती हैं जो सेंट्रोमियर के पॉइंट से आपस में जुड़ी होती हैं, इनकी ये जो अटैचमेंट है ये ब्रेक हो जाती है और दोनों सेंट्रोमियर्स जो हैं क्रोमाटिड्स के वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इस लेकिन अभी ये एक दूसरे के साथ ही अरेंज है। अब ये दोनों क्रोमाटिड्स जो हैं ये एक दूसरे के अवे मूव नहीं की, ये एक जगह पर ही मौजूद हैं, बट इनकी जो अटैचमेंट है वो यहाँ से डीटैच हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी हुई है। अच्छा, अब इस पोजीशन में हम दोनों जो सिस्टर क्रोमाटिड्स एक वक्त पे थी, इनको अब हम अलग अलग क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। अब फर्क यहाँ पर क्या है कि बिफोर दिस फेज हम एक क्रोमोसोम को दो क्रोमाटिड्स की फॉर्म में पढ़ रहे थे, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमाटिड्स मौजूद थे। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेज, अब जब एक क्रोमोसोम दो अलग अलग क्रोमाटिड्स में डिवाइड हो चुका हुआ है, तो अब इन अलग अलग क्रोमाटिड्स को हम एक फुल फ्लेज क्रोमोसोम ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अब इसको हम एक डॉटर क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे जो कि रेडी है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के लिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। आप ये देख सकते हो कि दरमियान में बिल्कुल जो इक्वेटर का पॉइंट है, जिसको ग्लोब में हम इक्वेटर कंसीडर करते हैं, उस लाइन के इर्द गिर्द आपको ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अरेंज नजर आ रहे हैं, और दोनों पोल्स के ऊपर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं जो कि जिनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये दोनों तरफ से अटैच हैं एक एक क्रोमोसोम के साथ, मतलब एक क्रोमोसोम के साथ दोनों तरफ से एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच है। और जब ये स्पिंडल फाइबर इन दोनों को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो बजाय इसके कि दोनों क्रोमोसोम किसी या पूरा क्रोमोसोम किसी एक पोल की तरफ मूव कर जाए, इसके दो हिस्से होंगे, दरमियान से डिवाइड हो जाएगा, एक क्रोमाटिड एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमाटिड दूसरे पोल की तरफ जाने को रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती, ये इसी जगह पर मौजूद होते हैं। बस होता क्या है इस फेज में कि दरमियान से डिटैचमेंट हो जाती है। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। द वर्ड एना मीन्स बैक अगेन। तो एनाफेज के दरमियान क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स जो हैं, इसने जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट की हैं या माइटोटिक स्पिंडल जो प्रोड्यूस किया है, ये इसको वापस खींचेगा पोल्स की तरफ को। तो इसको जब ये अपने माइटोटिक अपरेटस को अपने पोल्स की तरफ वापस खींच रहा होगा, उनको कंडेंस कर रहा होगा, तो इस दौरान जो उसके साथ अटैच हैं डॉटर क्रोमाटिड्स, वो भी दोनों अलग अलग क्रोमाटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और एट द एंड ऑफ एनाफेज ये दोनों जो क्रोमाटिड्स थी जिन्हें अब हम डॉटर क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं, ये अपोजिट पोल्स के अंदर पहुंच जाएंगी। और इसी तरह तमाम जो क्रोमोसोम्स थे उनके एक एक क्रोमाटिड एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमाटिड दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा, और फाइनली तमाम क्रोमाटिड्स अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे बखैर आफियत। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज दिखाया जा रहा है। अर्ली एनाफेज में इनकी मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई है, और लेट एनाफेज के अंदर ये मूवमेंट काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी हुई है, काफी दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। ये दरमियान में जो दो क्रोमाटिड्स के दरमियान में अभी भी एक स्पिंडल नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और इसका काम क्या है, इस काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की वजह से
ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं ये बगैर किसी नुकसान के या बगैर किसी कह लें कि एबनॉर्मल कंडीशन के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, और इस दौरान खींचातानी के दौरान सेल को भी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ बड़े इजीली स्मूथली ग्रेजुअली सेल की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, वो थोड़ा सा लंबाई के रुख में आ रहा है, गोलाई से अब सेल थोड़ा सा लंबाई के रुख में आ रहा है। एट द एंड जो कैरियोकाइनेसिस है इसका अख्ताम होता है टीलोफेज के ऊपर। टीलोज वर्ड का मतलब होता है एंड। इस दौरान जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये पहुंच चुके हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो नेक्स्ट इवेंट क्या होता है कि माइटोटिक जो स्पिंडल्स हैं या स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअसेंबल हो जाता है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो टूट के दोबारा सेल के अंदर ही मर्ज हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मर्ज हो जाएंगी। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है इन क्रोमोसोम्स के अंदर। और एक और चीज जो आती है वो क्या है कि क्रोमोसोम्स की जो क्वाइलिंग थी वो अब खत्म होती जा रही है, वो दोबारा क्रोमाटिन की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलाई भी दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाएगा। और एक और जो सबसे बड़ी चेंज आएगी वो क्या होगा कि सेल दो दो अपोजिट पोल्स बन चुके हैं उनके बिल्कुल दरमियान से, ये सेल बिल्कुल अपने दरमियान वाले पोजीशन से वहां पे ढेर सारी एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं ये जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ। और एक्टिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये वहां पर जमा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एक क्लीवेज फुरो बनाने की कोशिश करेंगी। अब माइटोसिस तो खत्म हो गई है, मतलब कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस जो है ये तो ओवर हो चुका हुआ है, लेकिन सेल डिवीजन अभी ओवर नहीं हुई। ये एक तस्वीर नजर आ रही है टीलोफेज की, कि यहाँ पर क्लीवेज फ्लो स्टार्ट हो रहा है कह लें टीलोफेज के अंदर। और एट द लेट टीलोफेज ये क्लीवेज फ्लो जो है एक्सटेंड हो रहा है और सेल काफी हद तक डिवाइड होने के करीब है। न्यूक्लियस का इन्वेलप जो है वो ऑलमोस्ट रीशेप हो चुका हुआ है, और जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी कंडेंसेशन भी इसमें खत्म होती नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोकाइनेसिस इज बेसिकली द पार्टीशनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और उसका साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो नए बनने वाले सेल के दौरान, और दैट इज द फाइनल फेज ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें होता क्या है कि अभी मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि क्लेवेज फ्लो बनना स्टार्ट हो जाती है और इसकी इब्तदा ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं ये जो इकट्ठी होने लग जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये सेल के दरमियान वाली जो जगह है इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक्टिन प्रोटीन जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं एट दी लेट एनाफेज स्टेज। और अर्ली टीलोफेज स्टेज के दौरान भी इनकी एक्यूमुलेशन या इनकी यहाँ पर जगह जो है जो इकट्ठा होना जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। और इसके बाद ये ही माइक्रोफिलामेंट्स जिन्हें एक्टिन माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक बेल्ट की तरह एक फूरो की तरह इनवर्ड सेल को पिंच करना स्टार्ट कर देते हैं। और फूरो का लफ्ज मतलब होता है बेटे एक नहर। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ इनवर्ड पिंचिंग उसमें होगी, अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगी और एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस ये इनवर्ड पिंचिंग इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी एक दरमियान में दो सेल्स के दरमियान में एक दीवार से खड़ी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसमें दो इक्वल साइज के डॉटर सेल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट। ये लेट टीलोफेज है, टीलोफेज के एंड तक देखें साइटोकाइनेसिस काफी हद तक होती दिखाई दे रही है, कंप्लीट होती दिखाई दे रही है, और फाइनली रिजल्ट क्या होगा, दो डॉटर सेल्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये दोनों डॉटर सेल्स अब कहाँ एंटर हो जाएंगे, डायरेक्टली इंटरफेस के अंदर एंटर हो जाएंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरफेस ये दोबारा माइटोसिस परफॉर्म करेंगे। इस तरह ये साइक्लिक प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा।